आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात। हम पिछले जब से हमारा चैनल है तब से हम एक ख़ास मुलाकात करते हैं ख़ास शख्सियत के साथ में जो समाजी और सियासी इदारों में काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो गौर व फिक्र रखते हैं समाज को लेकर के। सियासी माहौल आज का जो चल रहा है, चुनावी माहौल है, 2024 के इलेक्शन है, और जब हम चुनाव की बात करते हैं या किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो एक इसमें बहुत चर्चा होती है कि बहुमत की सरकार है, किसका बहुमत कम हुआ, किसका बहुमत बढ़ा। ये बहुमत की परिभाषा आखिर इसके क्या मायने हैं, बहुमत क्या है और बहुमत को किस तरीके से समझा जाना चाहिए, या सियासत में बहुमत का क्या अहम किरदार या अहम रोल होता है। आज जो मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, मेरे साथ बैठे हुए हैं सत्यदेव चौधरी साहब, जो बहुमत के परिभाषा को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुमत है उसके आखिर क्या नताइज सियासी पार्टियों पर पड़ते हैं या जो बहुमत की परिभाषा है वो है क्या। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद वाजिद जी, धन्यवाद, नमस्कार सर। सत्य बहुमत जो है आपकी पार्टी का भी नाम है। सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो यही कि जो बहुमत है, बहुमत का सियासत में, राजनीतिक में क्या आधार है और किस तरीके से आप इसकी परिभाषा लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए, इसको अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने की शुरुआत से बात करें तो अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के बाद में हमारे नेताओं ने एक राजनीतिक व्यवस्था देने की शुरुआत करी जिसको हमने संविधान के नाम से जाना, और उस संविधान के अंदर एक जमहूरियत, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हमने बात करी, निष्पक्ष चुनावों की बात करी और एक बहुमत से सरकार बनाने की बात करी। तो जब मैंने इतनी बार वोट देने के बावजूद भी हमारी एक राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था एक अच्छी नहीं बनी, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध भी बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें बढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि भाई ये कारण क्या है इसका, क्यों है ऐसा। जब हमने वोट भी दिया, टैक्स भी दिया और सरकार भी बनाई और उसके बावजूद भी अच्छी व्यवस्था नहीं बनती, तो इसका कोई कारण तो होगा ना। हमारे देश के लोग ऐसे मूर्ख तो है नहीं, चाहे वो कि वोट भी देंगे, टैक्स भी देंगे और गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी में रहेंगे। तो उसका देखिए मेरे दिमाग से ये लगा कि ये बहुमत का फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि बहुमत की अभी तक कोई, जो मेरी समझ में आया, संविधान के अंदर कोई परिभाषा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट उसका है नहीं। आपने 543 सांसदों का चुनाव करवाया, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको वोट के बहुमत से जितवाया, वहां तक हम सहमत हैं इस बात से। लेकिन 543 सांसद जीत जाने के बाद 272 सांसद या उसके प्रतिनिधि या उससे थोड़े ज्यादा होंगे, उनके बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसी व्यवस्था की वजह से सारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध है, तो फिर इसका विकल्प क्यों नहीं ढूंढते। तो हमारे नेता भी नहीं ढूंढते, पार्टियां भी नहीं ढूंढती, पत्रकार भी नहीं ढूंढते, और विडंबना ये है कि जो मतदाता हैं वो भी इसका समाधान नहीं ढूंढते, इसका विकल्प नहीं ढूंढते। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये सांसदों का चुनाव तक तो हम सहमत हैं, क्योंकि मतदाताओं ने उसको वोट दिया और जिसके ज्यादा वोट आए वो जीत गया, वो ठीक है। लेकिन जब सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था पर बात आई, जिसकी वजह से ये सारा गड़बड़ है, सारा भ्रष्टाचार है, तो इसका विकल्प ढूंढने के लिए हमने सोचा भाई जैसे सांसद का चुनाव वोटों के बहुमत से हुआ, ऐसे ही जिस पार्टी को पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, उसका बहुमत मानने में हमें क्या आपत्ति है। आपने हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था में जो जीत गया वो तो जीत गया, लेकिन जो हार गया, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हार गया, तो वो तो मतदाता भी हार गया और वो उम्मीदवार भी हार गया। ऐसा क्यों है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मतदाता को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो भी मतदाता है और जो मतदाता है वो तो मतदाता है ही।
तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, जो उम्मीदवार हार गया उसके वोट भी हम उस राजनीतिक दल की पार्टी के अंदर जोड़ें, और अगर कुल वोट और अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज़्यादा वोट हैं तो उसका बहुमत मानने में हमें क्या आपत्ति है। तो हमने सत्य बहुमत राजनीतिक व्यवस्था के अंदर की पार्टी के अंदर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने का हमने एक विकल्प दिया जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। और राजनीतिक व्यवस्था में, आज की सांसदों के राजनीतिक व्यवस्था में वो विकल्प नहीं होने की वजह से ही सारा गड़बड़ है ये। तो इस मतदाताओं के बहुमत से यदि आप सरकार बनाओगे तो सारे सब हिंदू, मुस्लिम या जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जाति हैं, उन सब का ध्रुवीकरण और ये नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, टिकटों को खरीदने की, टिकटों को बेचा नहीं जाएगा, और जीतने के बाद में जो खरीद फरोख्त होती है वो नहीं होगी। इस आधार के ऊपर हमने सत्य बहुमत का एक विचार और चुनाव करवाने राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प दिया। देखिए, होता क्या है, जब इलेक्शन आते हैं तो आवाम जो चुनती है वो अपना नुमाइंदा चुनती है, और आवाम, मान लीजिए किसी आवाम ने अगर किसी अपने पसंदीदा नुमाइंदा को चुना और वो नुमाइंदा उस पार्टी से हार जाता है, तो नतीजा ये निकल कर आता है कि वो जो आवाम चुनती है, जिसको बहुमत कहा जाता है, वो भी साथ के साथ उस कैंडिडेट के साथ हार जाता है। तो ये जो लड़ाई और ये जो जंग छेड़ी है सत्यदेव साहब ने, वो यही है कि अगर कैंडिडेट हार रहा है तो इसमें आप ये क्यों बोल रहे हैं या ये क्यों माना जाता है कि जनता भी हार गई, बहुमत भी हार गया। तो बहुमत की जीत कहीं ना कहीं होती है, ये समझने की ज़रूरत है। बारीकी से इस चीज़ को जो है कोई नहीं समझ पाता, किस तरीके से लोग इस चीज़ को समझें। देखिए, बारीकी से इसको समझने का तरीका ये है कि 543 सांसदों में से के चुनाव के टाइम पर मान लो 2 राजनीतिक पार्टियां आपके चुनाव में हैं। पहली राजनीतिक पार्टी 300 सांसदों को लेकर 300 सांसद उनके बन गए और उनके कुल वोट मान लो उदाहरण के रूप के ऊपर 45 लाख हैं, और दूसरी पार्टी को 243 सांसद जीते, उनके उम्मीदवार जीते, उनके पास कुल वोट 55 लाख है। एक साधारण व्यक्ति होने के नाते कोई भी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो मुझे बताइए कि 300 सांसद जिसके पास वोट 45 लाख हैं या 243 सांसद जिसके पास वोट 55 लाख हैं, सरकार किसकी बननी चाहिए बहुमत से? लोकतंत्र के अंदर ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल है। आज की राजनीतिक व्यवस्था में मतदाताओं का कोई महत्व, भूमिका, योगदान है ही नहीं राजनीति के अंदर। वो तो कहते हैं जीतने के बाद में जो सांसद 272 या उससे ज्यादा इकट्ठे हो जाओ और सरकार बना लो। हम ये कहते हैं कि भाई हमें सांसद जो जीत गया वो तो जीत गया, वो सांसद रहेगा संसद के अंदर, लेकिन सरकार वो राजनीतिक पार्टी बनाएगी जिसके पास वोट ज्यादा है। अगर 55 लाख वाले को लोकतंत्र के अंदर अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए बहुमत से सरकार बनाने का? इसका बहुत सीधा सीधा फार्मूला ये है। देखिए, सांसद तो चुने जाते हैं लोगों के बहुमत से। जब इंसान, कोई नागरिक जो है, वोटर जो है, जब वो वोट डालता है तो वो अपना सांसद चुन लेता है। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो सांसदों को इकट्ठा करने के लिए आपस में जो एक वोट डाले जाते हैं, जिसके जितने ज़्यादा सांसद होंगे वो ही सरकार बना पाएगा। लेकिन जो बहुमत है, जिसको, जिस पार्टी को टोटल कुल मिलाकर के ज़्यादा वोट डलते हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। और यही जो है खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। ये व्यवस्था पिछले 75 सालों से लगातार जारी है। जी। क्यों इसमें बदलाव नहीं किया गया? सरकारें क्या चाहती नहीं है? बिल्कुल नहीं चाहती होंगी, इसीलिए ये शुरुआत ही नहीं करी इन्होंने। देखिए, बहुमत 2 तरह का बहुमत हुआ लोकतंत्र के अंदर। एक तो सांसदों का बहुमत हुआ, और सांसदों के बहुमत के विकल्प में हम मतदाताओं का बहुमत की वकालत कर रहे हैं। तो किसने रोक रखा है इन पार्टियों को? किसी ने नहीं रोका। इन पार्टियों को कौन कह रहा है कि भाई आप सांसदों के बहुमत से ही सरकार बनाइए? ये राजनीति आई कहां से, जब इसका कोई कानून संविधान है ही नहीं। ये तो अपने आप बना लिया इन्होंने। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने के लिए कौन रोक रहा है इनको? बनाइए।
हम तो स्वागत कर रहे हैं उस बात का। जब ये नहीं कर रहे हैं तो हमने शुरुआत करी। हम तो कहते हैं कि भाई हम करेंगे, जब ये नहीं करते तो हम करेंगे। ये हमारे को कैसे रोक लेंगे करने के लिए? मैं भी तो एक देश का नागरिक हूँ, टैक्स पेयर हूँ, मैं मतदाता हूँ यहाँ का। मेरी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था है, मैं उसके अंदर उसका सुधार करने का मेरा अधिकार है, मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ। लोग इससे सहमत होंगे, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदल लो। भाई जिस राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार हुआ, खरीद फरोख्त हुई, लेन देन हुआ, भ्रष्टाचारी समझौते हुए, वो व्यवस्था अच्छी है? या जिसके अंदर ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर, वो अच्छी है? ये तो अब आप लोगों को समझना है। देखिए, मौजूदा सियासत की जब हम बात करते हैं तो कहीं करोड़ों रुपया किसी सांसद के यहाँ पर निकल के आता है, देखते हैं दूसरी तरफ तो कहीं विधायकों को जो है एक तरीके से बंदी बना लिया जाता है, सांसदों को बंदी बना लिया जाता है और सरकार गिरा दी जाती है, खरीद फरोख्त चलती है। कहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो अगर कोई सांसद है तो उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये ताज़े मामले सबके सामने हैं, ज़्यादा छुपे हुए नहीं हैं और अब ये चर्चा का भी विषय बन गए। 2024 के इलेक्शन भी सामने हैं। सियासत की अगर हम बात करते हैं सर, तो आज की राजनीति पर क्या है कि लोग मुद्दों की राजनीति को छोड़ करके जाति धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। किस हद तक सही मान रहे हैं आप इसको? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विशेष रूप से ये ध्रुवीकरण की राजनीति, जो जाति और धर्म के ऊपर जो राजनीति है, इसी की वजह से ही तो हमारा बर्बादी हो रही है। इसी वजह से ही तो हम गरीबी जी रहे हैं। आज भी देखिए, 73 साल बीतने के बावजूद भी 82 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री में राशन दे रहे हैं और पता नहीं कितनी कितनी योजनाओं के तहत आपको रुपया दे रहे हैं फ्री के अंदर, कोई काम हो नहीं रहा, कोई फ्री में पानी दे रहा है, कोई फ्री में बिजली दे रहा है, ये कोई राजनीतिक व्यवस्था हुई क्या? आप सबको रोजगार दीजिए ना। सम्मान तो जब होता है जब आदमी अपना काम करके पैसा ले, फ्री के अंदर कब तक खाओगे आप? तो ये तो कोई राजनीति। और आज देखिए बहुमत का, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर ये बीजेपी जीती। लेकिन उसके अंदर विडंबना देखिए कि 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी वो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं जी कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो उसका नुकसान कौन भुगत रहा है? नुकसान तो पब्लिक भुगत रही है ना, जो मतदाता है वो भुगत रहे हैं। इन नेताओं का क्या बिगड़ा? इनकी बला से तो और चाहे 10 दिन ना जाए, ये तो कह रहे हैं जी अब उसकी पार्टी ने 16 दिन तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था, उसने 1 महीने तक नहीं बनाया था। ये कोई तुलना नहीं है। बहुमत उसको बोलते हैं कि जैसे ही चुनाव हुआ उसी समय परिणाम आना चाहिए और उसी समय मुख्यमंत्री का फैसला होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी फैसला ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे ही चुनाव हुआ, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो प्रधानमंत्री बने, उस राज्य के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो मुख्यमंत्री बने। उसमें दूसरा उसका हाई कमांड या ये कमांड वो ऐसे फैसला क्यों करेगा? किस लिए करेगा? राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहुमत का फैसला मतदाता करेगा, ना कि वहां के सांसद या विधायक करेंगे, या नहीं कि उसकी पार्टी का आला कमान करेगा। ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ। जब आपने चुनाव करवाया क्यों? चुनाव तो इसीलिए करवाया ना कि बहुमत का फैसला हो जाए। अगर बहुमत का ही फैसला नहीं होना है तो ये तो आपने नाटक करवाया, अभिनय करवाया चुनाव करवाने का। करेगा क्या फिर वो मतदाता? अगर बहुमत का ही फैसला मतदाता नहीं कर रहा है तो फिर किस लिए चुनाव करवाया? देखिए, सियासत में लुभावने स्लोगन और लुभावने लालच और योजनाओं का तो हवाला दिया ही जाता है। हर सरकार नए नए जो है प्रोग्राम लेकर आती है, नई नई योजनाएं लेकर आती है। मौजूदा वक्त की सियासत देखते हैं, नई नई पार्टियां भी हैं, हर पार्टी को जो है एक दूसरे का एजेंट बता दिया जाता है। लेकिन सत्य बहुमत जो आपकी पार्टी है और आप जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है और किस तरीके से आप इसको जनता के बीच में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक किस तरह करेंगे आप? देखिए वाजिद जी, सबसे पहला एजेंडा तो सत्य बहुमत पार्टी का है, बस बहुमत का फैसला कर देना। हम सरकार बनते ही सत्य बहुमत की सबसे पहला काम होगा कि लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, इसका हम एक कानून बना देंगे। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले वो सरकार बनाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और सत्य बहुमत पार्टी तो सबसे पहले कुछ साल पहले ही बल्कि अपने उम्मीदवार का फैसला कर देगी। बोल जाओ लोगों के बीच में अपनी राजनीति समझाइए, अपने कार्यक्रम समझाइए लोगों को। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात
ये जो अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जाते हैं और धन बल के प्रभाव के ऊपर टिकट दिए जाते हैं, ये सब बंद होगा। कोई किसी अपराधी को, भ्रष्टाचारी को या धन के ऊपर ये टिकट नहीं दिए जाएंगे। ध्रुवीकरण नहीं होगा। हिंदू का, मुसलमान का विशेष रूप से कोई ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। जाति के नाम का भी ध्रुवीकरण नहीं होगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर विशेष उसका योजना बनेगी और निःशुल्क होगा। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीजें बिल्कुल निःशुल्क होंगी। और देश को बेरोजगारी से निकालने के लिए, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने के लिए कृषि के ऊपर और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के ऊपर और आयुर्वेद के ऊपर और पर्यटन के ऊपर विशेष ध्यान देके लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि सत्य बहुमत की सरकार, मान लो हम चांदनी चौक के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं अभी, तो चांदनी चौक में जीतने के बाद में ये मेरी गारंटी है कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर चांदनी चौक का वोटर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वो आप आइए हमारे पास में, चांदनी चौक का वोटर कोई भी है उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे और उसको रोजगार मिल जाएगा। क्या मैनिफेस्टो तैयार किया है आपने? देखिए, मैनिफेस्टो हमारा यही है कि जो हमने एक हैंडबिल बनाया उसके पीछे 10 पॉइंट बनाए हैं। उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का, वायु प्रदूषण का, स्वच्छ जल का, और ये जो बाढ़ आती हैं इसके ऊपर भी नियंत्रण का, और जितने भी ये नाजायज टैक्स लगे हुए हैं छोटे व्यापारियों के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, टीडीएस के ऊपर, इन सारे नियमों को सरल किया जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए खास तौर से हम कहते हैं कि भाई हर शहरों के अंदर एक ट्राम की व्यवस्था, बिजली के ट्राम की व्यवस्था करी जाएगी और वो निःशुल्क होगी सबके लिए। और इसी प्रकार जो भी ये आपके कोर्टों के अंदर जो मुकदमे चलते हैं उसका फैसला भी 1 साल के अंदर अंदर करने का हमने निर्णय लिया है कि 1 साल के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए। झूठ बोलने को, लिखने को, व्यक्त करने को भी हम अपराध मानेंगे। इसी तरीके के कुछ मुद्दे हैं। तो क्या ये सरकारें नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? करना चाहे तो करें, किसने रोका हुआ है? करते नहीं ना। लेकिन समस्या तो ये है कि ये करते ही नहीं। और इनको, क्योंकि ये देखिए, सांसदों के बहुमत की जो राजनीति होती है वो ऐसी राजनीति है जिसको हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला हुआ है। उसके अंदर नेता को या सरकार को जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही भी नहीं है। आप मुझे बताइए 75 साल में कौन सी सरकार ने किस जिम्मेवारी से और किस जवाबदेही से काम किया? नहीं किया। वो ये इस राजनीतिक व्यवस्था का मतलब यही है कि जिम्मेवारी भी नहीं है और जवाबदेही भी नहीं है। तो सत्य बहुमत की पार्टी बाकायदा मतदाताओं के प्रति, नागरिकों के प्रति जिम्मेवार बनेगी और जवाबदेह बनेगी। हम कोई झूठे आश्वासन नहीं देते, कोई झूठे प्रलोभन दे के, नारे गढ़ के विज्ञापनों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। लेकिन वो भ्रष्टाचार से जो पैसा बचेगा उस पैसे से अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, जितना करोड़ों रुपया इलेक्शन में खर्च होता है, विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है, जो तमाम कैंपेनिंग की जाती है, करोड़ों रुपए का खर्च हर पार्टी उसमें करती है। लेकिन सवाल यही है कि जो पैसा योजनाओं पर खर्च किया जाता है उनको बनाने में, लागू तो वो नहीं होती, सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। बहुत कम 1-2 योजनाएं होती होंगी जो ज़मीनी सतह पर काम करती हुई या लोगों को लाभान्वित करती हुई दिखती होंगी। लेकिन जो पैसा करप्शन में खर्च होता है, इलेक्शन के वक्त में खर्च होता है, अभी नतीजे सामने हैं, ताज़े मामले हैं और हर इलेक्शन के बाद में ये चीज़ें सामने आती हैं। क्यों ना वो पैसा जनता के हित के लिए काम में आए? करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन में पकड़ा जाता है, इसी तरीके से जैसे अभी हाल ही में 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये तमाम पार्टियों का है। ईडी की छापेमारी जब होती है तो तमाम नेताओं के घर पे करोड़ों रुपया निकल करके आता है। आखिर में आप, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कोई अपील, कोई एक मैसेज
मौजूदा वक्त की जो सियासत है, जो राजनीति चल रही है, एक नफरत की राजनीति है, लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अब तो बहुमत अगर देखा जाए तो वो यही है ना कि अगर कोई किसी जात बिरादरी का है तो उसकी बिरादरी का उसके साथ कितना वोटर है, कितना बहुमत है, ये नज़रिया लोगों के बीच में अब चल रहा है। तो आप लोग इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर? देखिए, देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, जिनको जाति से, धर्म से, भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। और हर व्यक्ति जो मेरा संपर्क जिन लोगों से भी हुआ वो इस बात से सहमत हैं जी कि हमारे को जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं चाहिए और हमारे को एक अच्छे सौहार्द से, प्यार प्रेम से मिलजुल के रहना है। हमें देश को शक्तिशाली बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, देश को स्वस्थ बनाना है। वो तभी होगा ना जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे। इस वर्तमान राजनीति के अंदर तो देखिए खाली लुभावने नारे गढ़ते रहो, झूठ बोलते रहो और प्रचार करते रहो, बस खाली प्रचार के ऊपर लोगों को भ्रमित करके रखो। हमने ये डिसाइड किया हुआ है, हमने ये निर्णय लिया कि जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो सब लोग अपने आप जाति के, धर्म के ध्रुवीकरण से दूर हो जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब सब लोगों को एक अच्छी न्यायप्रिय और लोकप्रिय व्यवस्था मिलेगी तो फिर तो उसका तो ध्रुवीकरण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। तो जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी, और हमारा सत्य बहुमत पार्टी का मेन उद्देश्य यही है। देखिए बाकी के तो सारे काम जो भी हैं ये सब लोग नारे गढ़ते हैं और होता कुछ भी नहीं है जी। लेकिन जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो सब एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे, प्यार प्रेम से बात करेंगे, नफरत नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो एक बहुत जल्दी ही हमारा देश समृद्ध, स्वस्थ और सुंदर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए इस वक्त में जो सियासत चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस दौरान, इस बीच में एक नई राजनीति की शुरुआत जो बुनियादी है, बहुमत क्या है, ये लोगों को समझने और जानने की ज़रूरत है, जो पिछले 70-75 सालों से आज तक ना तो किसी ने सोची ना समझी। सिर्फ बहुमत की बात ज़रूर की, लेकिन बहुमत की परिभाषा क्या है, बहुमत क्या है, ये आज तक ना किसी ने समझा है, ना किसी ने समझाने की कोशिश की है। एक ये राजनीति में एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। हम कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जाकर के पूछें और उनसे जाने के सत्य बहुमत के बारे में वो क्या सोचते हैं और बहुमत की परिभाषा को, बहुमत को वो किस तरह से सोचते हैं और समझते हैं, या जो वोटर है उसकी सरकार बनाने में क्या अहम भूमिका रहती है, या सिर्फ सांसदों से सरकार बनती है। ऐसे कई तमाम सवाल लेकर के हम जनता के बीच में आ रहे हैं, और आप भी हमें अपनी राय बताइए इस इंटरव्यू के बारे में। और जो बहुमत है, बहुमत की परिभाषा आपके मायने में क्या होनी चाहिए, या आप इसके बारे में क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।